तो चलिए आइए नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल फन विद फिजिक्स में। तो बेटा जैसा कि आप जानते हो काइनेमेटिक्स की हमारी सीरीज चल रही है और लेक्चर नंबर है आज का 18वां। ठीक है, 17 लेक्चर हम लोग काइनेमेटिक्स में पूरे कर चुके हैं और बिल्कुल एकदम जीरो से लेकर और बिल्कुल जेई एडवांस लेवल तक मैंने काइनेमेटिक्स में कवर की है। ठीक है, तो बेटा मोटे मोटे तौर पर मैं ऐसा कह सकता हूं कि जो 1D काइनेमेटिक्स है ना वो हम लगभग पूरा कर चुके हैं। ठीक है, याद करो इसमें जो रिलेटिव वेलोसिटी वाला ही जो टॉपिक था उसमें ही मैंने 8 लेक्चर बना दिए थे। ये जो पिछले 17 लेक्चर गए हैं ना, इन 17 लेक्चर में 8 लेक्चर तो रिलेटिव वेलोसिटी के ही हैं और 2 लेक्चर ग्राफ के हैं, है ना बेटा। हम लोग जानते हैं बात कि ग्राफ जो होता है काइनेमेटिक्स में वो बहुत एक इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है और लगभग आप समझिए 3 घंटे तक मैंने ग्राफ पढ़ाया है ना। 2 लेक्चर बनाए 1.5 घंटे के और लगभग 3 घंटे हमने ग्राफ को कवर किया है, जिसमें बिल्कुल एकदम जीरो से लेकर और जेई एडवांस लेवल तक के ग्राफिकल प्रॉब्लम सारे डिस्कस कर दिए गए हैं। पुराने सालों में जितने जेई मेंस में और जेई एडवांस में सवाल पूछे गए सारे के सारे उसमें कवर कर दिए गए हैं। और आज भी हम लोग एक बहुत जबरदस्त टॉपिक की शुरुआत करने वाले हैं। आज हम लोग बेटा पढ़ने वाले हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। ओके, और आप समझिए कि नाना करके भी कम से कम भी नहीं तो 2 से 3 या लगता है 4 लेक्चर भी मैं प्रोजेक्टाइल के बना सकता हूं। ठीक है, पता है क्या होता है मन में, ऐसा मन करता है कि यार कुछ भी कंटेंट एकदम छोड़ा ना जाए। जो कंटेंट वहां पेड कोचिंग में दिया जाता है वो कंटेंट का थोड़ा सा भी हिस्सा मैं दबाऊं ना, थोड़ा सा भी हिस्सा मैं छुपाऊं ना, जैसा दिया जाना चाहिए, जिस ऑर्डर में दिया जाना चाहिए वैसा का वैसा मैं यहां पर दे दूं, ऐसी मेरी मन की आशा रहती है यार। और हमेशा मैं ऐसा करता भी हूं। देखो जो बच्चे लगातार जुड़े हुए चैनल पर वही बात जानते भी हैं कि सर कोई भी टॉपिक बीच में नहीं छोड़ते हैं भाई साहब, चाहे वीडियो एक और बनानी पड़ जाए पर टॉपिक कवर जरूर करते हैं, है ना। ये बात है भाई साहब, है ना। सुनो मेरी बात, तो आज हम लोग बेटा पढ़ने वाले हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। ठीक है, और प्रोजेक्टाइल मोशन की आज जो चर्चा होगी ना वो बिल्कुल बेसिक सी चर्चा होगी बेसिक, परंतु क्वेश्चंस का लेवल भाई साहब ये लेवल हो जाएगा आज ही। आज से ही भाई साहब ऐसे सवाल उठा दूंगा, बिल्कुल जीरो से शुरू करूंगा, टेंशन मत ले बिल्कुल, और ये सवालों का लेवल उठा दूंगा, तुम लोग बोलोगे हाँ यार मजा आया बिल्कुल एकदम, है ना। और फिर धीरे धीरे करके देखो आज हम लोग मोटे मोटे तौर पर क्या पढ़ने वाले हैं। आज हम लोग टाइम ऑफ फ्लाइट पढ़ने वाले हैं, आज हम लोग रेंज पढ़ने वाले हैं, आज हम लोग क्या बोलने वाले हैं, मैक्सिमम हाइट पढ़ने वाले हैं। ठीक है, और इन्हीं सब के बहुत बढ़िया सवाल मैं तुमको कराऊंगा जो पिछले साल में जेई मेंस में और एडवांस में पूछे गए। ये सारे के सारे सवाल मैं आज इस वीडियो में कवर कर लूंगा। इसके अलावा इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी जो है ना वो अपने आप में ही एक बहुत बढ़िया टॉपिक है, तो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी के लिए मैं अलग से एक और वीडियो बनाऊंगा। इसके अलावा पार्टिकल को हम लोग जब छत पर खड़े होकर के फेंकते हैं, इंक्लाइंड प्लेन पर फेंकते हैं, ऊपर फेंकते हैं, नीचे फेंकते हैं, इन सब के लिए अलग से एक और वीडियो बना दूंगा ताकि कोई भी टॉपिक अपना स्किप ना हो जाए, सवालों की कोई भी वैरायटी छूट ना जाए। ठीक है, बोलो बात समझ आ गई? पक्का शुरुआत करें आज बिल्कुल बेसिक लेक्चर भाई साहब, पर कंसेप्ट की क्लैरिटी आज से ही होनी शुरू हो जाएगी, सवालों का लेवल आज से दिख जाएगा भाई साहब। सुनो मेरी बात, देखो ध्यान से देखो। तो आज हम लोग शुरू करने वाले हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। ओके, प्रोजेक्टाइल मोशन। ओके, सुनो मेरी बात ध्यान से देखो, बहुत ही बढ़िया सा टॉपिक है, बहुत ही जबरदस्त सा टॉपिक है, बिल्कुल परेशान होने को हो सकता नहीं है ना। सुनो मेरी बात बेटा, प्रोजेक्टाइल मोशन ना बेसिकली 2D मोशन होता है। ठीक है, क्योंकि ये मोशन इन अ प्लेन होता है बेसिकली, है ना, एक प्लेन में मोशन होता है बेसिकली, एक्स और वाई एक्सिस में मोशन हो रहा है तो मोशन इन अ प्लेन बोला गया। और मोशन इन अ प्लेन कैसा होता है? 2 डायमेंशनल मोशन होता है। तो प्रोजेक्टाइल मोशन को कभी कभी ऐसे मोशन इन अ प्लेन के नाम से जान लेते हैं, कभी कभी ऐसे 2D मोशन के नाम से जान लेते हैं, तो अपने को कोई परेशान होने की आवश्यकता उसमें नहीं है। बात समझ आ रही है ना? पक्का अब सोच करके देखो, जैसे तुमने देखा होगा भाई साहब ऐसे तालाब वाला में अपन पत्थर नहीं फेंकते टपक, फिर वो टप्पा खाता जाता है कि नहीं जाता, तो वैसा ही जो मोशन होता है ना वो प्रोजेक्टाइल मोशन वाला होता है ना। या जब अपन बैट से बॉल को मार देते हैं तो बॉल ऐसे उड़ती हुई ऐसे जाती है ना, ये जो मोशन होता है प्रोजेक्टाइल मोशन ही होता है। बोलो बात समझ आ रही कि नहीं आ रही, है ना। सुनो मेरी बात, देखो ध्यान से देखो, मैंने बोला कि बेटा मान ले ये ना अपने पास जैसे धरती माता है, मैंने बोला ठीक है ओके ये हमारी धरती माता, ठीक भाई बहुत बढ़िया। अब मैंने बोला कि चलो मान लो किसी पार्टिकल को, ये मेरे पास यहां पर कोई तो ऐसे पार्टिकल है, ठीक है, ये मेरे पास यहां पर ऐसे कोई तो पार्टिकल है, ओके, और इस पार्टिकल को यहां से ऐसे फेंक दिया गया, ठीक है, किसी भी वेलोसिटी u से अपन ने इसको ऐसे फेंक दिया, और यहां से ये जो एंगल बना रहा है ना, ये एंगल है मान लो थीटा, ये एंगल है मान लो थीटा। तो अब मेरी बात सुनो, देखो होने क्या वाला है, होने ये वाला है कि ये पार्टिकल देखो कुछ तो ऐसा पाथ लेने वाला है ना, कुछ तो देखो ऐसा पाथ लेने वाला है ना, ऐसा ही होगा ना, और कहीं पर जाकर ऐसे ऐसे हिट कर जाएगा, ऐसा ही होगा कि कुछ और होगा, ऐसा ही होगा ना, और यहां पर आकर ये धरती माता को ऐसे हिट कर जाएगा। तो बेटा जो मैक्सिमम दूरी इसने ट्रेवल करी ना, जो हॉरिजॉन्टल में जो दूरी इसने ट्रेवल करी है, ठीक है, धरती माता पर जो दूरी ट्रेवल करी है, इसे कहा जाता है रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल। क्या कहा जाता है? रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल। बहुत आसान है, परेशान नहीं होना। रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल,
मैंने कहा ठीक है, बहुत बढ़िया। वो जो सेना में बम वगैरह नहीं छोड़ते हैं, वो जो बम होता है ना बम, उस बम को वो लोग क्या कहते हैं, प्रोजेक्टाइल ही कहते हैं, क्योंकि उस बम का जो मोशन होता है कैसा होता है, वो प्रोजेक्टाइल जैसा होता है कि नहीं होता, उसे प्रोजेक्टाइल ही कहा जाता है। बेसिकली आप फोरेंसिक साइंसेस के टर्म में अगर बात करोगे ना, तो वो बुलेट को भी प्रोजेक्टाइल ही कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रोजेक्टाइल कहते हैं भाई साहब, है ना। अब मेरी बात सुनो, ध्यान से देखो। तो भाई पार्टिकल आया डुर्र, इतना दूर जाकर गिरा, जहां पर जाकर के गिरा उसे बोल दिया गया रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल। मैंने कहा ठीक है। अब ध्यान से देखो, तो इसने कुछ ना कुछ तो देखो मैक्सिमम हाइट भी ट्रेवल करी ना। देखो पहले तो उठा 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 उठा, फिर गिरा 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 गिरा। तो जो मैक्सिमम हाइट है ना, इसको बोला गया ऐसे एच मैक्स से दिखाया गया, ठीक हो, एच मैक्स। बहुत बढ़िया। ये एच मैक्स क्या होता है? दिस इज द मैक्सिमम हाइट, दिस इज द मैक्सिमम हाइट, ठीक है, अटेन्ड बाय द प्रोजेक्टाइल। बोलो बात समझ आ गई? पक्का पक्का। अब ध्यान से देखो बेटा, तो मैंने बोला मान लो कुछ पॉइंट ऐसे अपन मार्क कर देते हैं। मैंने बोला जैसे ये ए है और ये ऐसे बी है और ये ऐसे सी है। बात समझ आ रही है ना? अब ध्यान से देखो, तो ए से बी तक तो पार्टिकल ऐसे हवा में उठ रहा है ना। ए से बी तक तो पार्टिकल ऐसे हवा में उठ रहा है, और फिर बी से सी तक पार्टिकल गिर रहा है ना। ए से बी तक तो पार्टिकल हवा में उठ रहा है और बी से सी तक पार्टिकल हवा में ऐसे वापस गिर रहा है। तो बेटा ये जो उठने वाला जो समय होता है ना, देखो ए से बी तक कुछ तो समय लगा होगा, लगाओगे नहीं लगाओगा, इसको कहते हैं टाइम ऑफ एसेंट। ए से बी तक जाने में जो समय लगता है, ए से बी तक जाने में जो समय लगता है, इसे कहते हैं टाइम ऑफ एसेंट, ठीक है, उठने वाला समय। बात समझ आ रही है? और बी से लेकर और सी तक जो समय लगा, बी से लेकर और सी तक जो समय लगा, इसे कहते हैं टाइम ऑफ डिसेंट, ठीक है, टाइम ऑफ डिसेंट। ओके, गिरने वाला समय, है ना। और जितने समय में पार्टिकल ऊपर जाएगा उतने ही समय में पार्टिकल नीचे भी आएगा, है कि नहीं? ये बात तो कंफर्म है कि भाई साहब टाइम ऑफ एसेंट जो होने वाला है वो टाइम ऑफ डिसेंट के बराबर होने वाला है। इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। और बेटा ये टाइम ऑफ एसेंट और टाइम ऑफ डिसेंट मिलाकर के जो टोटल समय मिलता है, देखो उठाई का समय और गिराई का समय, है ना, ये उठते हुए समय, ये गिरते हुए समय, ये चढ़ाई का समय, ये उतराई का समय, है ना। देखो पार्टिकल चढ़ा ए से बी तक, फिर बी से सी तक पार्टिकल उतर गया, तो चढ़ाई का समय और ये उतराई का समय, है ना, टाइम ऑफ एसेंट और टाइम ऑफ डिसेंट। तो बेटा चढ़ाई का समय प्लस उतराई का समय इज इक्वल टू उड़ान का समय, है ना। पार्टिकल कितने देर के लिए हवा में रहा, कितनी देर के लिए उसने फ्लाइट भरी, भाई साहब उड़ान भरी, वो कहलाता है उड़ान का समय, ठीक है। चढ़ाई का समय प्लस उतराई का समय इज इक्वल टू उड़ान का समय। आई होप हमें बात समझ आ गई होगी। पक्का पक्का एकदम सोच ले, है ना। तो क्या बोला गया कि जो टाइम ऑफ फ्लाइट होता है ना, टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट, है ना, उड़ान का समय, टाइम ऑफ फ्लाइट वो किसके बराबर होता है? चढ़ाई का समय प्लस उतराई का समय, ठीक है। चढ़ाई का समय और उतराई का समय, उन दोनों को अगर मैं जोड़ दूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा? मुझे मिल जाएगा टोटल उड़ान का समय। आई होप हमें बात समझ आई। पक्का सोच ले एकदम, कोई दिक्कत तो नहीं मन के अंदर। अब देखो मोशन तो बिल्कुल ही आसान है, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल ऐसे पता नहीं क्या टाइम पास कर देते हैं, है ना। बच्चे बड़े परेशान हो रहे होते हैं, अरे बहुत आसान है, तू देख अभी तेरे सबको समझ आने शुरू हो जाएगा। देख अब ध्यान से देख, सुनो कैसे करें सर। ये तो सर अब देखो सर, एक्स में भी सर मोशन हो रहा है और सर वाई में भी सर मोशन हो रहा है, तो सर ये तो सर बड़ी प्राण निकलने वाली बात हो गई सर। अब सर कैसे इसको एनालाइज करूं? अब मेरी बात सुनो, देखो ध्यान से देखो बेटा, ये जो वेलोसिटी वेक्टर है, देखो इस एक्स से थीटा एंगल बना रहे हैं ना, तो इस दिशा में वेलोसिटी का कॉस थीटा, ठीक है, ये आ गया यू का कॉस थीटा, है ना, और ये आ गया यू का साइन थीटा। बोलो बात समझ आई? ये आया यू का कॉस थीटा और ये आया यू का साइन थीटा। अब ध्यान से देखें तो बेटा वेलोसिटी का एक कंपोनेंट यू कॉस थीटा, तो इसे आगे बढ़ा रहा है, इसे आगे बढ़ा रहा है, और वेलोसिटी का एक कंपोनेंट यू साइन थीटा, ये से हवा में उठा रहा है ना। सोच करके देखो, अगर इसको सिर्फ ऐसे ही फेंक देता प्रोजेक्टाइल को तो ये सिर्फ ऊपर उठता परंतु आगे नहीं बढ़ता, और बिल्कुल सीधे ऐसे फेंक देता तो ये सिर्फ आगे बढ़ता परंतु ऊपर नहीं उठता, है ना। इसलिए इसे टेढ़ा फेंका गया। कैसा फेंका गया? टेढ़ा फेंका गया, ताकि आगे भी बढ़े और ऊपर भी उठे, ताकि वेलोसिटी का एक कंपोनेंट इसे आगे बढ़ाए और इसी वेलोसिटी का एक कंपोनेंट इसे ऊपर उठाए। आई होप हमें बात समझ आ रही होगी एकदम पक्का। सोच ले। मैंने कहा ठीक है, ओके, बात समझ आती है। अच्छा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, वो तो हमेशा नीचे की तरफ ही होता है, वो तो हमेशा नीचे की तरफ ही होता है, चाहे कुछ भी हो जाए, उसमें तो कोई परेशान होने वाली बात नहीं है। ओके, बात समझ आई। अब मेरी बात सुनो, देखो ध्यान से देखो, मोशन को एनालाइज करते हैं उससे पहले कुछ चीजें यहां पर लिख करके रख लेते हैं। क्या कि एक्स डायरेक्शन में जो इनिशियली रफ्तार है वो कितनी है? यू कॉस थीटा है। बहुत बढ़िया।
अगर ये तुम्हें समझ ना आया हो ना कंपोनेंट कैसे तोड़ते हैं, तो वेक्टर वाली सीरीज में मैंने बहुत बड़े ढंग से बता रखा है, नीचे उसका लिंक भी पड़ा हुआ है प्लेलिस्ट में, ठीक है, जाकर के देख कर आना। तुम लोग बोलोगे ऊपर आई बटन में भी लिंक दे दूंगा, और नीचे डिस्क्रिप्शन में तो पढ़ाई है वेक्टर वाली सीरीज, उसको देख करके आना, तभी समझ पाओगे कि मैंने कैसे किया है। बात समझ आ रही है? पक्का? आ जाओ समझ, ध्यान से देखो। तो एक्स डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है इनिशियली वो कितनी है? u cos थीटा। अच्छा, एक्स डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन है क्या? एक्स डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन है? सोच करके देख, मान लो तुम अपनी गाड़ी में बैठो, तुम गाड़ी का इंजन भी स्टार्ट मत करो, गाड़ी अपने आप चलने लगे, ऐसा होता है क्या? अगर एक्स डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होता तो तुम्हारी गाड़ी खड़ी खड़ी चलने लग जाती भाई साहब, तुम्हें हमेशा हैंड ब्रेक लगा करके रखने पड़ते। ऐसा नहीं होता है ना, इसका मतलब कि एक्स डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन ही नहीं होता है ना, क्योंकि अगर एक्स डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होता, इसका मतलब कि एक्स डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, और फोर्स लग रहा हो तो तुम्हारी गाड़ी खड़ी खड़ी भी चलने लग जाती भाई साहब। हाँ ना बोल, है ना? इसलिए हम लोग बोलते हैं कि एक्स डायरेक्शन में बेटा कोई भी एक्सेलरेशन होता नहीं है। आई होप हमें बात समझ आ गई होगी, पक्का है ना? अच्छा देखो, ध्यान से देखो। अच्छा, वाई डायरेक्शन में इनिशियली क्या रफ्तार है? बोलना जरा, वाई डायरेक्शन में इनिशियली क्या रफ्तार है? u का साइन थीटा। बहुत बढ़िया साहब, बात समझ आ गई। अच्छा, वाई डायरेक्शन में एक्सेलरेशन कितना है? वो तो -g है, और वो तो हमेशा -g ही रहता है ना? जहां से भी पार्टिकल को छोड़ा जाए या फेंका जाए, उस लेवल को जीरो लेवल मान लें। इस जीरो लेवल के नीचे सारी चीजें, या वो चीजें जिनकी डायरेक्शन नीचे की तरफ होती है, वो सब नेगेटिव ली जाती हैं, और ऐसी चीजें जो ऊपर की तरफ हो या जिनकी दिशा ऊपर की तरफ हो, वो सारी की सारी पॉजिटिव ली जाती हैं। इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है, इसलिए हमेशा जी को नेगेटिव लिया जाता है। आई होप हमें बात समझ आ रही है, पक्का? सोच ले। अब मेरी बात सुने, ध्यान से देखें, ध्यान से देखना, बहुत अच्छा लगेगा। अब सुनो बेटा, करना क्या है ना, हमें अलग अलग डायरेक्शन में मोशन को अलग अलग एनालाइज करना है, बस वही प्रोजेक्टाइल हो जाता है, कोई खास बात थोड़ी है। अब मेरी बात सुनो, देखो मैंने दो पॉइंट कंसीडर करता हूं, एक तो है पॉइंट ए और एक है पॉइंट बी। ओके, पॉइंट ए और पॉइंट बी। अब देखो मैंने क्या बोला, मैंने बोला कि अप्लाई फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन बिटवीन पॉइंट्स ए एंड बी इन एक्स डायरेक्शन, इन एक्स डायरेक्शन, ठीक है? ए और बी के बीच में हमें फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन लगानी है एक्स डायरेक्शन में। अच्छा, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन होती क्या है? फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन ये होती है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। यही होती है कि कुछ और होती है? पक्का पक्का सोच ले, है ना? अब ध्यान से देखो, हमें तो एक्स डायरेक्शन में लगाना है ना, तो इसलिए एक्स लिख देते हैं, vx, ux और ax। बात समझ आ गई? सोच लो। अब मेरी बात सुनना, ध्यान से देखना, बहुत मजा आएगा तुम्हें। सुनो, एक्स डायरेक्शन में तो एक्सेलरेशन 0 ही है, तो ये वाली पूरी टर्म तो हो गई 0। आई होप हमें बात समझ आ गई होगी। और vx क्या है? फाइनल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी माने b पॉइंट पर वेलोसिटी एक्स डायरेक्शन में, है ना? क्योंकि किसके इसके बीच में लगा रहे हैं? ए और बी के बीच में लगा रहे हैं ना, तो ध्यान से देखो, वेलोसिटी एट पॉइंट बी इन एक्स डायरेक्शन, देखो किसके बराबर आ गई? ux के ही बराबर आ गई। किसके बराबर आ गई? ux के ही बराबर आ गई। बिल्कुल नॉर्मल सी बात है, मतलब कि वेलोसिटी एट पॉइंट बी इन एक्स डायरेक्शन विल बी इक्वल टू u cos थीटा ओनली, है ना? सर ऐसा क्यों आया है बेटा? क्योंकि एक्स डायरेक्शन में तो कोई एक्सेलरेशन ही नहीं है, कोई डी एक्सेलरेशन ही नहीं है, तो एक्स डायरेक्शन में हमेशा पार्टिकल की रफ्तार u cos थीटा ही रहेगी, वो कभी भी बदलने वाली नहीं है। इसका मतलब कि जब ये पार्टिकल उठ करके यहां पर आ चुका होगा ना, जब उठ करके यहां पर आ चुका होगा, उड़ करके यहां पर आ चुका होगा, तब भी इस डायरेक्शन में तो उसकी वेलोसिटी u cos थीटा ही रहेगी। पर सोच करके देखो, तुम्हें एक और बात बताता हूं, बहुत बढ़िया सी बात बताता हूं, सुनना ध्यान से। अब मैं क्या बोला? अब मैं बोला कि अप्लाई फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन बिटवीन पॉइंट ए एंड बी इन वाई डायरेक्शन, इन वाई डायरेक्शन। अब हम लोग क्या बोलेंगे? हम लोग क्या करेंगे? हम लोग फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएंगे, ए और बी के बीच में लगाएंगे, परंतु वाई डायरेक्शन में ही लगाएंगे, ठीक है? अब मेरी बात सुनो, वो कराने से पहले सुनो, इस जगह पर मुझे एक बात बताओ, क्या पार्टिकल की वाई डायरेक्शन में कोई रफ्तार है? तो खुद से सोच के देख, क्या पार्टिकल की वाई डायरेक्शन में कोई रफ्तार है? वीडियो को स्टॉप करके सोचो। अब सोच करके देखो कि अगर वाई डायरेक्शन में कोई रफ्तार हो रही होती तो पार्टिकल तो अभी भी ऊपर बढ़ रहा होता ना। हाँ, सोच, इस जगह पर वाई डायरेक्शन में रफ्तार है, हाँ तभी तो ऊपर बढ़ा। इस जगह पर रफ्तार है, हाँ तभी तो ऊपर बढ़ा। इस जगह पर है, हाँ तभी तो ऊपर बढ़ा। इस जगह पर है, हाँ तभी तो ऊपर बढ़ा। पर इस जगह पर वाई में कोई रफ्तार नहीं है भाई साहब, तभी तो ऊपर नहीं बढ़ रहा। अगर यहां पर भी ऊपर बढ़ रहा होता तो हम इसको भी टॉप मोस्ट पॉइंट नहीं मानते, परंतु टॉप मोस्ट पॉइंट पर जाने के बाद वाई डायरेक्शन में कोई रफ्तार नहीं होती, तभी तो उसको ऊपर बढ़ना रुक जाता है।
हाँ ये बात सर, ये तो आपने बिल्कुल सही कहा है ना। अब ध्यान से देखो, सुनो, बहुत बढ़िया लगेगा तुम्हें, है ना। देखो मेरी बात सुनो, आ जाओ। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन लगा रहे हैं वाई डायरेक्शन में, ठीक है, ए और बी के बीच में। आओ सुनो, तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या कहती है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, है ना, यही कहती है। मैंने कहा बहुत बढ़िया। अब वाई डायरेक्शन में हम इसे लगा रहे हैं, तो यू वाई और ए वाई। फाइनली बी पॉइंट पर वाई डायरेक्शन में रफ्तार कितनी है, 0। मैंने कहा ओके, 0 इज इक्वल टू यू वाई। यू वाई कितना था, u साइन थीटा। देखो मैं पहले से लिख करके बैठा हूं इसे टाइम के लिए ताकि दिक्कत ना आए। और ए वाई कितना है, वो है माइनस का g, और ये t। अच्छा ये t कौन सा टाइम है, जो पार्टिकल ने लिया a से b तक आने में, जो पार्टिकल ने लिया a से b तक आने में। मैंने कहा बहुत बढ़िया। तो भाई साहब a से b तक आने में जो समय लिया, ये वो समय है। तो ये वो समय आ गया, a से b तक आने में जो समय लगा, क्या लगा वो, u साइन थीटा और डिवाइडेड बाय g। सोच करके देखो, तो यही तो चढ़ाई का समय है। ए से बी तक जो पार्टिकल आया, यही तो चढ़ाई का समय है। और जो चढ़ाई का समय है वो उतराई का भी समय है, क्योंकि जितने समय में पार्टिकल ऊपर जाता है, उतने समय में पार्टिकल नीचे भी आता है। इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं। बहुत बढ़िया साहब। तो भाई साहब जो टी ए बी है वही तो टी बी सी के भी बराबर है। और इन दोनों का जो सम है भाई साहब, इन दोनों का जो सम है वही तो टाइम ऑफ फ्लाइट के बराबर है। तो भाई साहब जो टाइम ऑफ फ्लाइट आ गया, जो टाइम ऑफ फ्लाइट आ गया, वो इसी का तो दुगना हो जाएगा। तो कितना आया, 2u साइन थीटा और डिवाइडेड बाय g। आई होप हमें बात समझ आ गई होगी, आई होप हमें बात समझ आ गई होगी। अब सोच करके देखो, तो बेसिकली ये u साइन थीटा है क्या, ये तो u y है ना, ये तो क्या है, u y है ना। तो इस फॉर्मूले को कभी कभी आप इस तरह से भी लिख दिया करते हैं, कैसे, t इज इक्वल टू 2 और u y और डिवाइडेड बाय g। ठीक है, आपको इस तरह से भी इसको लिखा हुआ मिलेगा, 2uy और डिवाइड बाय g। क्योंकि u साइन थीटा क्या है, वो तो uy है ना, वो तो क्या है, uy है। तो आप इसको कभी कभी ऐसा भी लिखा देख सकते हैं, 2uy बाय g। इस तरह से आपकी कैलकुलेशंस बहुत फास्ट करवा दूंगा मैं, देखना। इसको आप ऐसे याद करना, 2uy बाय g, ऐसे मत याद करना, 2u साइन थीटा बाय g मत याद करना, आप ऐसे याद करना, 2uy बाय g। इससे आपकी कैलकुलेशंस बहुत ज्यादा फास्ट हो जाएंगे। कैसे, मैं दिखाऊंगा आपको। बात समझ आई। आई होप हमें टाइम ऑफ फ्लाइट की कैलकुलेशन समझ आ गई होगी कि ए से लेकर सी तक जाने में जो समय लगा टोटल, हमने पहले ए से लेकर बी तक का समय लगाया है ना, हमने कैलकुलेट करा उसको, इसके बीच में फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन लगा करके, और फिर उसे पूरा का पूरा कैलकुलेट कर दिया, ए बी और बी सी वाले समय को जोड़ दिया, तो हमें क्या मिल गया, टाइम ऑफ फ्लाइट मिल गया। आई होप हमें बात समझ आ गई होगी यार। सोच लो, एकदम पक्का पक्का 100% एकदम, है ना। चलो आ जाओ, फिर इसका अच्छा सा स्क्रीनशॉट लेंगे, उसके बाद फिर मैं चर्चा को और आगे बढ़ाता हूं। आओ बेटा चलो चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। और अभी तक हम लोग क्या कैलकुलेट कर चुके हैं, अभी तक हम लोग ये चढ़ाई का समय, ये उतराई का समय और टोटल उड़ान का समय, अभी तक हम लोग ये कैलकुलेट कर चुके हैं। जो चढ़ाई का समय आया वो आया u साइन थीटा बाय जी, जो उतराई का समय आया वो भी आया u साइन थीटा बाय जी, जो टोटल समय आया वो आया 2u साइन थीटा बाय जी, जिसको हमने 2u बाय जी भी बोला। आई होप हमें बात समझ आई होगी, पक्का पक्का सोच ले एकदम। अब मेरी बात सुनो, ध्यान से देखो। अब हम क्या करते हैं बेटा, अब हम लोग सेकंड इक्वेशन मोशन का इस्तेमाल करेंगे। देखो फर्स्ट इक्वेशन मोशन का इस्तेमाल कर चुके हैं ना, एक्स में भी और वाई में भी। अब बारी आ गई सेकंड इक्वेशन मोशन की। अब सेकंड इक्वेशन मोशन को भी इस्तेमाल करेंगे एक्स में भी और वाई में भी। आ जाओ सुनो, देखो पहले मैं तुम्हें करके दिखाता हूं इसको एक्स में, ठीक है। अब मेरी बात सुनना, देखो क्या बोला मैं बोला कि अप्लाई सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, अप्लाई सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, सुनो, बिटवीन पॉइंट्स ए एंड सी। ओके, ए और सी के बीच में, ए और सी के बीच में, ठीक है। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन इन एक्स डायरेक्शन, सुने जरा, बहुत मजा आने वाला है। देखो ध्यान से देखो, तो सेकंड इक्वेशन मोशन होती क्या है, सेकंड इक्वेशन मोशन ही होती है, देखो सुनो, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। और एक्स डायरेक्शन में लगा रहे हैं इसलिए बोल दिया एस एक्स, यू एक्स और ए एक्स। बोला बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा मुझे एक बात बताओ, किस किस पॉइंट के बीच में लगा रहे हैं, ए और सी पॉइंट के बीच में लगा रहे हैं। तो ए से और सी तक देखो, पार्टिकल पहले ए पर मौजूद था, फिर जाया सी पर पहुंचा, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, एक्स डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, आर हुआ। कितना हुआ, आर हुआ। भाई इनिशियल पॉइंट तो ये है और फाइनल पॉइंट तो ये है, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, आर हुआ ना, एक्स डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट। सुनो मेरी बात, तो आर इज इक्वल टू, सुने, एक्स डायरेक्शन में इनिशियल रफ्तार u cos थीटा, बहुत बढ़िया, u cos थीटा। अच्छा ये t क्या है,
ये टी वो समय है जो पार्टिकल ने लिया ए से और सी तक जाने में। अच्छा, ए से सी तक जाने में कितना समय लिया था अभी भी कैलकुलेट किया है? बोलो 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 बोलो। टाइम ऑफ फ्लाइट भाई साहब, वही तो उड़ान का समय है जो पार्टिकल ने लिया ए से सी तक जाने में। इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं। और वो कितना था? 2u sin थीटा बाय जी, है ना? ये बात भाई साहब, 2u sin थीटा और बाय जी। मैंने कहा हाँ यही होता है, कोई दिक्कत नहीं, बात समझ आ गई। और सुनो, एक्स डायरेक्शन में एक्सेलरेशन कितना होता है? अभी बताया गया था। एक्स डायरेक्शन में कोई भी एक्सेलरेशन नहीं होता। तो भाई साहब देखो, रेंज आ गई अपने पास। क्या आ गई अपने पास? रेंज आ गई। सोचो, u cos थीटा क्या है? ये है u y, ये है ux बेसिकली। क्या है? ux। और u sin थीटा क्या है? ये है u y। तो रेंज क्या आ गई? रेंज ये आ गई 2ux और uy और डिवाइडेड बाय g, है ना? या इसी को कभी कभी ऐसे भी लिख देते हैं। सुनो, ये बेसिकली क्या है? 2 sin थीटा cos थीटा, तो क्या हो जाएगा? sin 2 थीटा, है ना? तो रेंज क्या आ गई? रेंज आ गई u स्क्वायर। देखो 2 ये है ना, u स्क्वायर है ना, देखो, और साथ में क्या आया? sin 2 थीटा और डिवाइड बाय g। कभी कभी आप इसे ऐसे भी लिख देते हैं, ठीक है? परंतु मैं तो ये कहता हूं कि आप इसे ऐसे याद करो, 2ux और uy बाय g, ऐसे याद करें तो इससे आपकी कैलकुलेशन थोड़ी सी और फास्ट हो जाएगी। जब मैं कैलकुलेशन करने पर आऊंगा ना, तब आपको दिखाऊंगा कि कैसे इस फॉर्मूले से आसान हो जाती है और ये फॉर्मूले से मुश्किल होता है थोड़ा सा सॉल्व करने में। बात समझ आ गई? पक्का पक्का। बाकी फॉर्मूले दोनों ही इंपॉर्टेंट हैं, और अगर दोनों ही हमें याद रह जाएं तो उसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। आई होप हमें रेंज का कैलकुलेशन आ गया होगा। पक्का पक्का कि मैक्सिमम वो दूरी जहां पर वो पार्टिकल जाकर के ऐसे हिट करता है, हॉरिजॉन्टल दूरी जो पार्टिकल ट्रेवल करता है, उस हॉरिजॉन्टल दूरी को ही क्या बोल दिया जाता है? रेंज बोल दिया जाता है। इसमें कोई परेशानी वाली बात भाई साहब है ही नहीं एकदम। आई होप हमें बात समझ आ रही है। 110% सोच ले। चलो आ जाओ, अच्छा सा इसका स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद देखो फिर मैं चर्चा को थोड़ा सा और आगे बढ़ाता हूं। आओ बेटा सुनो अब मेरी बात। देखो, अभी तक हम लोग चढ़ाई का समय कैलकुलेट कर चुके हैं, उतराई का समय कैलकुलेट कर चुके हैं, और उड़ान का समय कैलकुलेट कर चुके हैं, है ना? टाइम ऑफ एसेंट, टाइम ऑफ डिसेंट और टाइम ऑफ फ्लाइट, तीनों चीजें हम लोग कैलकुलेट कर चुके हैं। और साथ ही साथ हम लोग रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल भी कैलकुलेट कर चुके हैं। कितना आया? 2ux uy बाय g, या फिर कैसे याद रखें उसको? u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय g। बोलो बात समझ आ गई? और टाइम ऑफ फ्लाइट वो कितना आया था? 2uy बाय g, माने 2u साइन थीटा बाय g। आई होप हमें बात समझ आ गई होगी, है ना? अब मेरी बात सुनो, देखो अब सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन को देखो, ऐसे तो लगा दिया, अब एक बार ऐसे भी लगा करके देखें। अब मेरी बात सुनना, देखो तो पार्टिकल ए से लेकर और बी तक आया, तो वाई डायरेक्शन में कितना ऊपर उठा? बोलो बोलो बोलो, वाई डायरेक्शन में कितना ऊपर उठा? एच मैक्स ऊपर उठा, है ना? और फिर बी से लेकर सी पर गया तो कितना नीचे गिरा? एच मैक्स ही नीचे गिरा। आई होप हमें बात समझ आ रही होगी, है ना? सुन करके देखो, सोच करके देखो, तो अगर ए से लेकर और बी के बीच में अगर सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन इस्तेमाल कर दें वाई डायरेक्शन में, तो देखो कितना मजा आएगा। सुनो जरा ध्यान से देखो, बोला गया कि अप्लाई सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन इन वाई डायरेक्शन बिटवीन पॉइंट्स ए एंड बी। ओके, ए और बी के बीच में वाई डायरेक्शन में सेकंड इक्वेशन मोशन का इस्तेमाल करें। सुनो, सेकंड इक्वेशन मोशन होती क्या है? ये कहती है S इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। मैंने कहा ठीक है, ओके, बात समझ आ गई, है ना? अब सोच करके देखो, तो वाई डायरेक्शन में लगा रहे हैं, इसीलिए ऐसे वाई वाई बोल दिया, है ना? ऐसे क्या बोल दिया? वाई वाई बोल दिया भाई साहब, है ना? बाय बाय नहीं बोला है भाई साहब, वाई वाई बोला है, ठीक है? अब सोचो, तो वाई डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? देखो ए से लेकर के बी तक वाई डायरेक्शन में जो डिस्प्लेसमेंट हुआ वो कितना है? एच मैक्स है ना? तो देखो एच मैक्स इज इक्वल टू, सुनो, वाई डायरेक्शन में u साइन थीटा, और ये t कौन सा है भाई? किस किस के बीच में लगा रहे हो? ए और बी के बीच में लगा रहे हो ना, तो ये तो वही t है। याद करो कितना आया था? u साइन थीटा बाय g, है ना? आ जाओ सुनो, तो पुट कर दो उसको भी, u साइन थीटा और बाय g। ओके, फिर प्लस और 1/2, और ए वाई कितना है भाई? ए वाई तो माइनस जी होता है, ए वाई तो माइनस जी होता है, तो यहां पर प्लस का साइन हटा करके लगा देंगे यहां पर ऐसे माइनस और जी, और इसी t का स्क्वायर, तो ये आ गया u स्क्वायर और साइन स्क्वायर थीटा और बाय जी स्क्वायर, है ना? ऐसा ही आएगा, पक्का पक्का। अब ध्यान से देखो, तो बेटा एक जी तो एक जी को मार देगा, है ना? तो बचेगा क्या? एच मैक्स कितना बचेगा? ये बचेगा u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय जी माइनस 1/2 u स्क्वायर और साइन स्क्वायर थीटा बाय
जी, है ना। अब सोच करके देखो तो यू स्क्वायर साइन स्क्वायर बाय थीटा, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय जी तो कॉमन आ जाएगा, तो अंदर क्या बचेगा 1 - 1/2। अब एक में से आधा गया तो कितना बचा, आधा बचा भाई साहब। तो हमारे पास एच मैक्स भी आ गया, है ना। क्या आ गया, एच मैक्स भी आ गया। कितना आया, ये आया यू स्क्वायर और साइन स्क्वायर थीटा और बाय 2g, और बाय 2g। बोलो बात समझ आ गई, है ना। अब इसको ऐसे ना याद रखना चाहें तो ऐसे भी याद रख सकते हैं। सुनो, ये u sin थीटा होता क्या है, ये तो y डायरेक्शन में होने वाली रफ्तार थी। हाँ, तो एच मैक्स क्या आ गया रे, एच मैक्स आ गया यू वाई स्क्वायर और बाय 2g, है ना, यू वाई स्क्वायर बाय 2g। टाइम ऑफ फ्लाइट कितना आया था, 2u y बाय जी। एच मैक्स क्या आया, यू स्क्वायर वाई बाय 2g, और रेंज क्या आई थी 2ux इंटू यू वाई बाय जी, है ना। अगर ये तीनों फॉर्मूले भाई साहब मुझे आधी रात को भी याद रह जाए ना तो भाई साहब मेरा प्रोजेक्टाइल का कोई सवाल अटकने वाला नहीं है। कम से कम बेसिक सवाल तो मेरा कोई नहीं अटकेगा। आई होप हमें बात समझ आ गई होगी। और करा क्या है, करा कुछ भी नहीं है। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन का इस्तेमाल करा एक्स में और वाई में, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन का इस्तेमाल करा एक्स में और वाई में, और तो कुछ भी नहीं करा। हाँ ना, बोलना पड़ेगा, पर पॉइंट्स आपको डिसाइड करने पड़ेंगे कि किस किस पॉइंट के बीच में लगाऊं। वैसे भी कौन बताएगा, ये आपकी और मेरी बुद्धि बताएगी। मेरी तो बुद्धि बताती है, आपका नहीं, मुझे नहीं पता। सर बुद्धि की ही कमी पड़ रही है, थोड़ी सी बुद्धि लगानी पड़ेगी भाई साहब, तब जाकर के काम बनेगा, ऐसे काम बनने वाला नहीं है। आई होप हमें समझ आ गया होगा प्रोजेक्टाइल मोशन। कोई खास बात तो नहीं है इसके अंदर, नॉर्मल सी बात है ना, क्योंकि अब तो सवालों का दौर शुरू होने वाला है भाई साहब, और सवालों के माध्यम से बहुत सारे कंसेप्ट भी सिखाऊंगा आपको, बहुत बढ़िया बढ़िया बातें भी बताऊंगा। पर बेसिक चर्चा, एक जो ओवरव्यू सा बच्चे को दे देना चाहिए ताकि वो मोशन को बस समझ पाए, अच्छे से प्रोजेक्टाइल को ढंग से समझ पाए, वो यही होता है ना। इक्वेशन ऑफ टेरिटरी की बात नहीं कर रहा हूं अभी, उसके लिए स्पेशल वीडियो बनाऊंगा, अलग से जानदार वीडियो बनाऊंगा भाई साहब, मजेदार, एकदम जबरदस्त, एकदम आना बोलो भाई साहब, है ना। इसलिए उसकी बात नहीं कर रहा अभी, उस तरह का कोई सवाल भी नहीं कराऊंगा आज। इक्वेशन ऑफ टेरिटरी का कोई सवाल आज हम लोग करने वाले नहीं, अगली वीडियो में मिलेंगे, सारे सवाल वही कराऊंगा। बोलो बात समझ आ गई, पक्का 110% भाई साहब, है ना। अच्छे से इसको नोट कर लो, उसके बाद फिर मैं चर्चा को और आगे बढ़ाता हूं। करो, आ जाओ बेटा, चलो। अब एक बिल्कुल बेसिक सवाल के साथ देखो मैं शुरू करता हूं, और फिर देखना कितना मजा आने वाला है ना। देख, सुना जा, देख ध्यान से देख। तो सवाल देखो इस प्रकार से बोला गया कि मान लीजिए ये ऐसे कोई धरती माता है, ठीक है, बिल्कुल बेसिक सवाल है, कोई खास बात नहीं इसके अंदर। बस मैं तुझे कैलकुलेशन करने का तरीका समझाना चाहता हूं कि देख, जो कन्वेंशनल मेथड अभी तक आप लोग किताब में और बाकी जगह पढ़ते रहे हैं, हमें उसका इस्तेमाल नहीं करना। देखो, कैलकुलेशन को थोड़ा सा स्पीड अप करना है। और कैसे करना है, सुनो मेरी बात। मैंने बोला कि चलो मान लो ये कोई भी मास रहा होगा, कोई भी प्रोजेक्टाइल रहा होगा, और इसको अपन ने ऐसे थ्रो कर दिया और 50 मीटर और पर सेकेंड की रफ्तार से ऐसे थ्रो कर दिया। मैंने कहा ठीक है, ओके। और कितने एंगल से थ्रो कर दिया, बोला गया कि मान लो 37 डिग्री के एंगल से ऐसे थ्रो कर दिया गया है। अब सवाल क्या बोला गया, सवाल बोला गया कि फाइंड आउट द टाइम ऑफ फ्लाइट। सवाल बोला गया फाइंड आउट द मैक्सिमम हाइट अचीव्ड बाय द प्रोजेक्टाइल। सवाल बोला गया फाइंड आउट द रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल, ठीक है। अब ये 3 सवाल अपने को बोले गए, बिल्कुल बेसिक बेसिक से सवाल। परंतु बेटा, अगर इस सवाल को अगर मैं वैसे करने लगूं कि टाइम ऑफ फ्लाइट इज इक्वल टू 2u sin थीटा बाय जी, रेंज इज इक्वल टू u स्क्वायर sin 2 थीटा बाय जी, और मैक्सिमम हाइट इज इक्वल टू u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा बाय 2g, भाई साहब बहुत टाइम लग जाएगा सवाल को करने के लिए। इसीलिए याद करो, तो हर एक फॉर्मूले को लिखने का एक और अल्टरनेटिव तरीका भी मैंने आपको बताया। अब सुनना जरा ध्यान से, देखो अगर ये 50 मीटर पर सेकंड है, ये 37 है, तो ये कितना है 40 मीटर पर सेकंड। हाँ ना, बोलना पड़ेगा। ये कितना है भाई साहब 30 मीटर पर सेकंड। इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। आई होप तुम्हें समझ आ गया होगा। 50 का cos 37 और 50 का sin 37। आई होप बात समझ आ गई ना, सोच लो। अब देखो, आ जाओ, चलो कलेश काटते हैं। देखो इसका मिनट में, देखो टाइम ऑफ फ्लाइट क्या था, टाइम ऑफ फ्लाइट था 2uy बाय जी। टाइम ऑफ फ्लाइट क्या था 2uy बाय जी। तो ध्यान से देखो, 2 और uy कितना है भाई साहब, ये है 30 और डिवाइड बाय 10, जीलो ने जीलो को माल दिया, तो टाइम ऑफ फ्लाइट कितना आ गया 6 सेकंड। उसमें से 3 सेकंड चढ़ने के और 3 सेकंड उतरने के, इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। और देखो, सुनो ध्यान से देखो, तो रेंज क्या थी, रेंज थी 2ux और uy और डिवाइडेड बाय g। तो रेंज कितना आ गया 2 और ux कितना है 40, uy कितना है 30 और डिवाइडेड बाय g 10। जीलो ने जीलो को फिर से माल दिया, तो रेंज कितना आ गया 4 × 12 दूनी 24, 240 मीटर। बहुत बढ़िया साहब, है ना। मैक्सिमम हाइट की बात सुन लो, मैक्सिमम हाइट क्या था, याद करो मैक्सिमम हाइट क्या था, वो था u स्क्वायर y और बाय 2g, u स्क्वायर y बाय 2g। u स्क्वायर y कितना है 30, उसका स्क्वायर कितना हो गया 900
डिवाइड बाय 2 और इंटू 10। जीलो ने जीलो को फिर से माल दिया, तो भाई साहब एच मैक्स कितना आ गया? एच मैक्स आ गया 90/2 मतलब 45 मीटर। देख ध्यान से देख, कितनी फास्ट हो गई कैलकुलेशन। नहीं तो पहले थीटा कैलकुलेट करते, फिर साइन स्क्वायर थीटा, उसका भी स्क्वायर करते, साइन थीटा कैलकुलेट करते, प्राण निकल जाता भाई साहब उसके अंदर। हाँ ना बोलना पड़ेगा भाई साहब, बोलो बात समझ आई कि नहीं आई, है ना? तो अगर ये अल्टरनेटिव फॉर्मूले अगर मुझे याद हो जाएं तो भाई साहब मेरी कैलकुलेशन काफी ज्यादा स्पीड अप करी जा सकती है, इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है भाई साहब, बहुत बढ़िया। तो अगर ये अल्टरनेट फॉर्मूले मेरे को याद हो जाएं तो मेरे बहुत जगह प्राण बचेंगे, इसलिए अभी बता रहा हूं। देखो एक बेसिक सा बिल्कुल सवाल लेकर के मैंने तुम्हें समझाया कि देखो इस फॉर्मूले की वाकई में बहुत महानता है यार, तो अपने को अच्छे से याद होना चाहिए। बात समझ आ गई? पक्का? सोच लो, ऐसे फालतू टाइम पास सवाल तो और नहीं कराऊं ना, लेख होमवर्क सवाल ले लो चलो। और मैं तो कहता हूं अच्छा बच्चा होगा ना तो कोई तो मुझेबानी भी कर सकते हैं, जिनकी कैलकुलेशन थोड़ी सी स्ट्रांग होगी ना वो तो ऐसे भी कर देंगे, कोई खास बात नहीं उनके लिए, ठीक है? लो सुनो, मैंने बोला मान लो 10 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से अपन ने पार्टिकल को फेंका और एंगल बनाया 53। फिर से बोला गया फाइंड आउट द टाइम ऑफ फ्लाइट, बोला गया फाइंड आउट मैक्सिमम हाइट, और बोला गया फाइंड आउट द रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल। कर दोगे कि नहीं कर दोगे? पक्का पक्का? सोच लो, 100% है ना? चलो इसको अच्छे से नोट कर लेंगे, वो होमवर्क क्वेश्चन है ना उसका आंसर नीचे कमेंट में बताएंगे मेरे को, ठीक है? और फिर अपन चर्चा को और आगे बढ़ाते हैं। आ जाओ बेटा, चलो सुनो, अब एक बहुत बढ़िया सी बात करते हैं सीधे, ठीक है? अब मेरी बात सुनना, देखो बहुत मजा आने वाला है तुम्हें। सुनो, सवाल ऐसे बोला गया कि मान लीजिए ये है धरती माता। मैंने कहा ठीक है, ओके, बात समझ आती है। बोला एक प्रोजेक्टाइल को ना, बोला यहां से ना ऐसे फेंका गया और ऐसे मान लो u वेलोसिटी से फेंका गया और बोला गया ये फिक्स्ड है, ठीक है? बोला गया ये फिक्स्ड है। मैंने कहा ओके, कोई खास बात नहीं है, ठीक है? सुनो अब जरा ध्यान से देखो, बोला गया जो थीटा है ना, थीटा, बोला इस थीटा को चेंज किया जा रहा है, ठीक है? क्या बोला गया कि दिस थीटा इज बीइंग चेंज्ड, दिस थीटा इज बीइंग चेंज्ड, ठीक है? अच्छे से बोलूं तो इंक्रीज किया जा रहा है, ठीक है? इंक्रीज किया जा रहा है फ्रॉम 0 डिग्री टू 90 डिग्री, फ्रॉम 0 डिग्री टू 90 डिग्री। पहले ये थीटा बिल्कुल 0 था और फिर 0 से बढ़ा बढ़ा के इसको 90 किया जा रहा है। और सवाल क्या पूछा गया? सवाल पूछा गया कि कमेंट ऑन द रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल, कमेंट ऑन द रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल। ठीक भाई, बोला गया कि रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल के ऊपर आप क्या करें? कमेंट करें कि भाई कैसा क्या होने वाला है। अब मैंने कहा सुनो, देखो ध्यान से सुनो, मैं कराता हूं इस सवाल को, है ना? ज्यादा टाइम पास नहीं करते, मैं कराता हूं इस सवाल को, सुनो जरा ध्यान से देखो। तो बेटा ये बात मैं जानता हूं कि जो रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल होती है ना, वो क्या होता है? रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल जो होती है वो होती है u स्क्वायर और साइन 2 थीटा और बाय जी। ऐसा ही था कि कुछ और था? 2ux uy बाय जी, उसी का एक और फॉर्मेट है ना ये, u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी, ठीक है? अब मेरी बात सुने बेटा, अगर मैं चाहता हूं कि मान लो मैं मैक्सिमम रेंज कैलकुलेट करना चाहता हूं, ठीक है? तो अगर मैं मैक्सिमम रेंज कैलकुलेट करना चाहता हूं, सुनो u और g तो यार फिक्स ही है ना? अरे u और g तो फिक्स ही है भाई, g तो जो है वो तो कभी चेंज नहीं हो सकता। और मैं ऐसा बोल देता हूं मान लो u भी फिक्स है, तो ऐसी क्या चीज है जिसके ऊपर ये रेंज डिपेंड कर रही है? वो है थीटा। वो क्या है? थीटा। तो जैसे जैसे थीटा में बदलाव आता चला जाएगा, रेंज भी बदलती चली जाएगी। मैंने कहा हाँ यार, ये बात तो बिल्कुल सही बोल रहे हैं, परंतु रेंज की मैक्सिमम वैल्यू कहां मिलेगी मुझे, है ना? देखो ध्यान से देखो, तो अगर मैं रेंज को मैक्सिमम करना चाहता हूं, इफ रेंज हैज टू बी मैक्सिमम, तो जो साइन 2 थीटा है ना, दैट हैज टू बी मैक्सिमम, है ना? साइन 2 थीटा को भी हमें मैक्सिमम करना पड़ेगा। मैंने कहा बिल्कुल। अच्छा सोच करके देखो, तो अगर साइन 2 थीटा को मैक्सिमम होना है, साइन का फंक्शन मैक्सिमम कहां पर होता है? जब थीटा क्या हो जाता है? π/2 हो जाता है। थीटा क्या हो जाता है? π/2। भाई साइन 0 0 और साइन 90 1, साइन के फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू तो 1 ही हो सकती है। हाँ भाई बिल्कुल हो सकती है, परंतु मैक्सिमम वैल्यू होती कहां है? जब थीटा कितना हो जाए? 90 डिग्री हो जाए। इसका मतलब कि अगर साइन 2 थीटा को मैक्सिमम होना है, देन 2 थीटा को क्या होना पड़ेगा? π/2 होना पड़ेगा। 2 थीटा को क्या होना पड़ेगा? π/2 होना पड़ेगा। इसका मतलब कि थीटा को क्या होना पड़ेगा? थीटा को होना पड़ेगा π/4, माने 45 डिग्री, है ना? माने 45 डिग्री। तो यहां से क्या बात निकालते हैं हम लोग? यहां से हम लोग ये बात निकालते हैं कि इफ थीटा इज 45 डिग्री, इफ थीटा इज 45 डिग्री, देन जो रेंज हो जाएगी ना, वो क्या हो जाएगी? मैक्सिमम रेंज हो जाएगी। क्या हो जाएगी? मैक्सिमम रेंज हो जाएगी। हाँ ना? बोलो भाई साहब, अगर थीटा 45 डिग्री को टेंड करेगा तो रेंज मैक्सिमम रेंज को टेंड करेगी।
अब सोच करके देखो, आपने 0 डिग्री का एंगल बनाया तो मान लो कुछ भी रेंज थी, 1 डिग्री का एंगल बनाया तो कुछ और रेंज थी, 2 डिग्री का बनाया तो कुछ और, 3 का तो था कुछ और, 4 का तो कुछ और, है ना। इसी तरह से अब मान लो 10 डिग्री का एंगल बना रहे हो तो रेंज कुछ और है, 20 डिग्री का एंगल बना रहे हो तो रेंज कुछ और है, 30 डिग्री का एंगल बना रहे हो तो रेंज कुछ और है। सुनो, 45 डिग्री पर मैक्सिमम होने वाली है, 45 डिग्री पर क्या होने वाली है, मैक्सिमम होने वाली है। तो मतलब जब तक थीटा 0 से 45 को अप्रोच करेगा तो रेंज धीरे धीरे बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, और 45 पर जाकर के क्या हो जाएगी, मैक्सिमम हो जाएगी। और 45 से जब दोबारा से आप एंगल बढ़ाने लगोगे 46, 47, 48, 50, 60, 70, 80, तो रेंज वापस से घटने लग जाएगी। बोलो, बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही? पक्का पक्का आर्ग्यूमेंट समझ आया कि नहीं आया? क्या बोला मैं ये बोला कि अगर आपका थीटा 0 डिग्री से और 45 डिग्री तक रहता है तो रेंज भाई साहब बढ़ती चली जाती है, बढ़ती चली जाती है, बढ़ती चली जाती है। और जब थीटा एग्जैक्टली 45 डिग्री हो जाता है तो रेंज हो जाती है मैक्सिमम, रेंज हो जाती है मैक्सिमम। और जब आपका थीटा और 45 डिग्री से और 90 डिग्री के बीच में जाता है तो रेंज आपकी धीरे धीरे घटने लग जाती है। आई होप हमें बात समझ आ गई होगी। और जब थीटा पूरा 90 ही हो जाए तो जहां से उछालोगे पार्टिकल वहीं आकर के नीचे गिरेगा, रेंज हो जाएगी 0। आई होप हमें बात समझ आ गई होगी, पूरा का पूरा आर्ग्यूमेंट समझ आया होगा। 0 से लेकर 45 डिग्री तक रेंज बढ़ती है, 45 डिग्री पर मैक्सिमम हो जाती है, और 45 डिग्री से 90 डिग्री तक फिर से घटने लग जाती है। और जब थीटा हो जाता है 90 तो रेंज हो जाती है 0। आई होप हमें बात समझ आई है यार, एकदम पक्का। सर ऐसा कैसे, सर ऐसा कैसे? जब थीटा अगर 90 हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, sin 180, और sin 180 तो 0 होता है भाई साहब, इसीलिए रेंज को बोला मैं 0। और लॉजिकली भी समझ सकते हैं कि पार्टिकल को फेंका, जहां से फेंका वो वहीं पर आकर के गिर गया तो रेंज तो 0 हो गई, है ना। बोल बात समझ आई? पक्का। अब सोचो, एक बेसिक सा सवाल पूछ करके देखो तुमसे, सुनो, देखो ध्यान से देखो, एक बिल्कुल बेसिक सा सवाल सुनो। मैंने बोला कि ये मान लो धरती माता है, ठीक है, ये मान लो धरती माता है, और बोला गया कि एक पार्टिकल को ना अपन ऐसे फेंक रहे हैं। बोला एक बार फेंका इस एंगल से, एक बार फेंका इस एंगल से। ये जो नीचे वाला एंगल है ना, बोला गया ये 42 डिग्री का एंगल है, और ये जो ऊपर वाला एंगल है ना, ये पूरा एंगल बोला गया ये 47 डिग्री का एंगल है, ठीक है। जब 42 डिग्री पर फेंका था ना तो रेंज आई थी R1, जब 47 पर फेंका ना तो रेंज आई R2, ठीक है। जब 42 पर फेंका तो रेंज आई R1, जब 47 पर फेंका तो रेंज आई R2। बताओ रेंज R1 बड़ी है कि R2 बड़ी है? बोलो R1 बड़ी है कि R2 बड़ी है? लॉजिक लगाओ, सोचो, दिमाग में सोचो भाई साहब। जो एंगल 45 के ज्यादा पास है उसके लिए रेंज बड़ी है। अब सोचो 42 से 45 3 का गैप आ गया, 45 से 47 2 का ही गैप आया, तो भाई साहब रेंज 2 बड़ी है, रेंज 1 छोटी है। नॉर्मल सी बात है भाई साहब, R2 इज ग्रेटर देन R1, इसमें कोई खास परेशानी वाली बात नहीं है। आई होप हमें बात समझ आ गई होगी यार, नॉर्मल सी बात थी ना, पक्का एकदम। सोच लो 110%। अभी चर्चा खत्म नहीं हुई रेंज के बारे में, तो अभी बहुत सारी बातें बताने वाला हूं मैं। अभी तो शुरुआत करी है कि रेंज मैक्सिमम कहां होती है, 45 डिग्री पर मैक्सिमम होती है, 0 से 45 डिग्री तक बढ़ती है और 45 से 90 पर घट जाती है, बस बात खत्म। आई होप हमें बात समझ आ गई, सोच लो, पक्का। चलो इसका अच्छा सा स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद फिर मैं चर्चा को और आगे बढ़ाता हूं। आ जाओ बेटा, सुनो मेरी बात, सुनो ढंग से। बेटा एक छोटी सी चर्चा हम लोग कर लेते हैं एक बार रेंज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के बारे में, ठीक है। रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल फॉर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, ठीक है। सर ये क्या होता है सर? सुनो मेरी बात, देखो ध्यान से देखो। तो मैंने बोला कि मान लो हमारे पास ऐसे धरती माता है, ठीक है। बहुत मजा आने वाला है तुम्हें सुनना, देखना ध्यान से। बोला कि एक बार तो इस पत्थर को ना एक एंगल पर फेंक दें जो एंगल हो थीटा, ठीक है। और एक बार इसी पत्थर को फेंक दें ऐसे किसी एंगल पर जो एंगल हो 90 माइनस थीटा, जो एंगल हो 90 माइनस थीटा, है ना। अब देखो इन दोनों के लिए ही मैं तुम्हें रेंज कैलकुलेट करके दिखाता हूं, ठीक है। सुनो मेरी बात, देखो ध्यान से देखो। तो रेंज क्या होती है, अगर पार्टिकल को अगर आपने फेंका एंगल थीटा से और मान लो वेलोसिटी रही होगी u, दोनों बार में वेलोसिटी रही होगी u, तो जो रेंज आने वाली है वो आने वाली है u² और sin 2 थीटा और डिवाइडेड बाय g, पक्का यही आने वाली है। सोच लो, इसको मैं बोल देता हूं रेंज 1, ओके। इस वाले पार्टिकल के लिए बोल देता हूं 1 और इस वाले के लिए बोलेंगे हम लोग रेंज 2, ठीक है। आ जाओ, सुनो ध्यान से देखो। तो रेंज 2 जो आएगी वो भी आएगी तो यही u² sin 2, और ये थीटा की जगह पर अब क्या है 90 माइनस थीटा, थीटा की जगह क्या है 90 माइनस थीटा। देखो ध्यान से देखो, तो 90 माइनस थीटा और डिवाइड बाय जी। आ जाओ बेटा, देखो इसको जरा थोड़ा सा सॉल्व करके देखते हैं। तो देखो रेंज 2 जो आने वाली है ना, वो आने वाली है u² और साइन, देखो इस 2 को अंदर भेज दो,
तो ये हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 2 थीटा और डिवाइडेड बाय जी। अब तुम खुद से बताओ साइन 180 माइनस थीटा कितना होता है? अरे वो तो साइन थीटा ही होता है। तो ये क्या हो जाएगा भाई साहब, R2 भी क्या हो जाएगी, R2 भी हो जाएगी u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी। हो देखो ध्यान से देखो, ये तो साला R1 के बराबर आ गई, ये तो साला R1 के बराबर आ गई। तो भाई साहब R2 और R1 कैसे आ गए, बराबर आ गए। कैसे आ गए, बराबर आ गए। किन किन एंगल्स के लिए? एक तो एंगल थीटा के लिए और एक एंगल 90 माइनस थीटा के लिए। मतलब अगर आप एक प्रोजेक्टाइल फेंको 10 डिग्री पर और दूसरा फेंको 90 माइनस 10 माने 80 डिग्री पर, तो दोनों की रेंज सेम आएगी, दोनों की रेंज सेम आएगी। एक पार्टिकल को फेंको 20 डिग्री पर और दूसरे को फेंको 70 डिग्री पर, तो रेंज सेम आएगी। एक पार्टिकल को फेंको 30 डिग्री पर, एक पार्टिकल को फेंको 60 डिग्री पर, भाई साहब रेंज सेम आएगी। साला बात समझ आ गई मेरे को, है ना। तो थीटा पर और 90 माइनस थीटा पर जो रेंज आती है प्रोजेक्टाइल की वो एकदम से सेम आती है, इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। इसका मतलब कि इसका जो पाथ अगर मुझे ड्रॉ करवाया जाए तो मुझे पाथ देखो ऐसा ड्रॉ करना चाहिए कि अगर ब्लू वाले का पाथ अगर यहां पर आकर के मैंने ऐसे बोला कि ये रेंज है इसकी, तो जानते हो ये जो येलो वाला है ना, येलो वाला भाई साहब ये भी आकर के यहीं पर स्ट्राइक करेगा, क्योंकि ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं, एक थीटा और एक 90 माइनस थीटा। तो दोनों के लिए रेंज कैसी आती है भाई साहब, बिल्कुल बराबर आती है। अब इसी कंसेप्ट का इस्तेमाल करके जानते हो जेई में इतनी बार सवाल पूछे गए, इतनी बार सवाल पूछे गए कि भाई साहब क्या बताऊं कितनी बार सवाल पूछे गए। आज मैं वो सारे के सारे सवाल तो मैं यहां पर करवाऊंगा भी भाई साहब। पुराने जो साल में जेई में जो सवाल पूछे गए, मेंस में, एडवांस में, प्रोजेक्टाइल के, वो सारे के सारे हम लोग अभी कवर कर लेंगे। पर आई होप हमें कंसेप्ट समझ आ गया होगा, है ना, कि इफ थीटा टेंड्स टू 90 माइनस थीटा देन आल्सो रेंज रिमेन्स द सेम, देन आल्सो रेंज रिमेन्स द सेम। आई होप बात समझ आ गई। पक्का पक्का कंसेप्ट है, देख लो, याद करना पड़ेगा, अच्छे से समझना पड़ेगा ताकि सवाल हम लोग बना पाए। आई होप हमें बात समझ आ गई। आगे बढ़ूं? चलो आ जाओ, सुनो अच्छे से इसको नोट करो, फिर मैं चर्चा को और आगे बढ़ाता हूं। चलो आ जाओ, सुनो। अब देखो तुमको स्क्रीन पर अपने एक सवाल नजर आ रहा होगा, है ना। देखो क्या मस्त सा सवाल पूछा गया है। देखो सवाल क्या बोलता है, मिल करके पढ़ते हैं। आ जाओ, चलो मैं फोन में पढ़ता हूं, तुम लोग स्क्रीन पर पढ़ो। देखो क्या सवाल बोला जा रहा है कि 2 पार्टिकल्स आर प्रोजेक्टेड फ्रॉम द सेम पॉइंट विद द सेम स्पीड u, ओके बहुत बढ़िया, सच दैट दे हैव द सेम रेंज r। अब 2 पार्टिकल की अगर सेम रेंज आ रही है r, तो हम समझ गए भाई साहब कैसे कैसे फेंके गए होंगे, पक्का पक्का अभी अभी बताया गया अपने को, है ना। फिर क्या बोला गया कि बट डिफरेंट मैक्सिमम हाइट्स h1 एंड h2, ओके हाइट दोनों की अलग अलग है। फिर बोला गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। अब 4 ऑप्शन दिए गए, इनमें से कोई ना कोई तो करेक्ट हो गई, है ना। मैं तो कहता हूं भाई साहब वीडियो को यहीं पे स्टॉप करो एक बार और खुद से करने का ट्राई करो, देखना बहुत मजा आ जाएगा एकदम। इसी कंसेप्ट का इस्तेमाल करना, एक को फेंकना थीटा पर, एक को फेंकना 90 माइनस थीटा पर, दोनों के लिए मैक्सिमम हाइट लिख देना और दोनों का प्रोडक्ट ही कैलकुलेट करवा रहे हैं ना, तो दोनों का प्रोडक्ट कर देना, देखना आंसर आ जाएगा, मैच कर जाएगा। करो करो, शाबाश शाबाश। देखो 2019 में पूछा गया सवाल मेंस में, है ना, अप्रैल वाले अटेम्प्ट में। सवाल बिल्कुल आसान है, करो। इंतहा हो गई इंतजार की, आई ना कुछ खबर मेरे यार की, ये तुम्हें है यकीन। हाँ करा तुमने, पक्का पक्का। आ जाओ, सुनो ध्यान से देखो, है ना। क्या सवाल बोला गया? सवाल बोला गया कि 2 पार्टिकल्स को ऐसे फेंका गया है ना। लो भाई साहब, मैंने कहा ओके, 2 पार्टिकल को फेंका, सेम रफ्तार से फेंका, है ना, 2 पार्टिकल को फेंका, सेम रफ्तार से फेंका और बोल रहा है कि दोनों की जो रेंज है वो सेम है। तो अगर एक एंगल थीटा है तो पक्का पक्का एक एंगल क्या है, 90 माइनस थीटा है ना। और एक की रेंज बोला गया, एक की जो हाइट बोली गई वो बोली गई है h1 और एक की जो हाइट बोली गई है वो बोली गई है h2, ठीक है। तो रेंज में और ये हाइट्स में बस क्या बताना है अपने को, एक रिलेशन बताना है, नॉर्मल सा सवाल है ना। आ जाओ सुनो, वैसे जो मैक्सिमम हाइट होती है वो क्या लिखी जाती है, बोलो बोलो बोलो, क्या लिखी जाती है, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और डिवाइडेड बाय 2g, यही लिखी जाती है ना, पक्का पक्का। चलो आ जाओ सुनो, h1 लिखते हैं अब, सुनो तो h1 क्या लिखा जाएगा, h1 लिखा जाएगा u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और बाय 2g। मैंने कहा हाँ बिल्कुल यही लिखा जाएगा। आ जाओ सुनो, अब h2 लिख देते हैं सन्नाटो। देखो सवाल बिल्कुल आसान है, u स्क्वायर और साइन स्क्वायर, अब थीटा कौन सा है, 90 माइनस थीटा, बहुत बढ़िया साहब, है ना, और डिवाइड बाय 2g, और डिवाइड बाय 2g। मैंने कहा इसमें कोई खास परेशानी वाली बात नहीं है, बहुत बढ़िया साहब। अब मेरी बात बताओ, सुनना जरा ध्यान से, साइन 90 माइनस थीटा कितना होता है, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है भाई साहब, क्या बताया जाए उसके अंदर, है ना। आ जाओ सुनो, तो h2 क्या आ गया, ये आया u स्क्वायर
और cos स्क्वायर थीटा और डिवाइडेड बाय 2g। इसको 2 नंबर मान लो बेटा, है ना। अब 1 नंबर को और 2 नंबर को आपस में मल्टीप्लाई कर लो। देखो क्या आता है, ये आता है h1 और इंटू h2 और सामने देखो क्या बन गया, सामने बन गया ये u पावर 4 बन गया, है ना। और क्या बन गया, ये बन गया साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा और डिवाइडेड बाय 4g स्क्वायर और डिवाइड बाय 4g स्क्वायर। सर ये क्या बन गया सर, गंदा सा। देख गंदा सा नहीं है भाई साहब, आंसर आ गया है, ध्यान से सुनना। देखो इसको 4 से तो कर दो मल्टीप्लाई और 4 से कर दो डिवाइड, 4 से कर दो मल्टीप्लाई और 4 से कर दो डिवाइड। मैंने कहा हाँ ठीक है, बहुत बढ़िया। अब ध्यान से देखें बेटा, तो h1 इंटू h2 सामने क्या हो गया, ये हो गया 1/16। सबसे पहले तो क्या हो गया 1/16। अब सुनो u पावर 4 है ना, देखो इसको ऐसे लिख रहा हूं, u स्क्वायर और साइन स्क्वायर थीटा और साथ में लिखा u स्क्वायर और cos स्क्वायर थीटा और 4 भी है ना, तो देखो ऐसे लिख दिया, 1 2 यहां लिख दिया और 1 2 यहां लिख दिया और डिवाइडेड बाय कितना हो गया, डिवाइड बाय 1g यहां हो गया और 1g यहां हो गया। आई होप हमें बात समझ आ गई होगी। तो ध्यान से देख, तो रेंज का स्क्वायर बना बैठा है भाई साहब। क्या बना बैठा है, रेंज का स्क्वायर बना बैठा है। अरे हाँ ना बोलो, रेंज क्या होती है, बोलो रेंज क्या होती है, u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय g और साइन 2 थीटा क्या होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा। अरे हाँ ना तो बोल दो यार, क्या बना हुआ है, रेंज का स्क्वायर बना हुआ है। तो देखो क्या बन गया, ये क्या बन गया, ये बन गया h1 इंटू h2 इज इक्वल टू सामने क्या बना r स्क्वायर और बाय 16, r स्क्वायर बाय 16। तो भाई साहब रेंज का जो स्क्वायर आ गया वो आ गया 16 इंटू h1 और साथ में h2। देख लो कौन सा ऑप्शन मैच करता है, आ जाओ मिलके ऑप्शन मैच कराते हैं। देखते हैं ऑप्शन कौन सा था, ऑप्शन कौन सा था, ए बी सी डी। भाई साहब ये तो बी ऑप्शन मैच कर गया, आर स्क्वायर इज इक्वल टू 16 और h1 इंटू h2। बोलो ये कोई मुश्किल सवाल है क्या, तो बहुत आसान सवाल है, फालतू सवाल, टाइम पास सवाल है एकदम। बोलो बात समझ आ गई, पक्का पक्का 110%। चलो इसको अच्छे से नोट कर लो, उसके बाद मैं तुम्हें और सवाल कराता हूं। आ जाओ बेटा, चलो देखो तुम्हारी स्क्रीन पर देखो एक बार फिर से एक और अच्छा सा सवाल नजर आ रहा है ना, पढ़ो इसको, देखो मैं भी पढ़ता हूं तुम भी पढ़ो मिल करके। क्या बोला कि अ शेल इज फायर्ड फ्रॉम अ फिक्स्ड आर्टिलरी गन विद एन इनिशियल स्पीड u, ओके बहुत बढ़िया, सच दैट इट हिट्स द टारगेट ऑन द ग्राउंड एट अ डिस्टेंस r फ्रॉम इट। ठीक है, कोई गन है उससे कहीं r दूरी पर कोई टारगेट है और वहां पर जाकर वो ऐसे हिट कर देता है। ठीक है, फिर क्या बोला गया कि इफ t1 एंड t2 are the values of the time taken by it to hit the ground in 2 possible ways, the product t1 and t2 is। कितना आसान सवाल है भाई साहब, सेम कंसेप्ट के ऊपर बार बार सवाल आए जा रहे हैं, है ना। पहले वो h1 और h2 का प्रोडक्ट पूछ रहा था, अब t1 और t2 का प्रोडक्ट पूछ रहा है। 4 ऑप्शन तुम्हारे सामने, मैं करवा ही नहीं रहा हूं, मैं नहीं करवा रहा, खुद से करो 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 करो, शाबाश। हाँ सबको पता है, करवा तो देगा ये, वीडियो में आया तो करवाएगा तो सही, है ना। करो एक बार अटेम्प्ट करो, देखो मैं कराता हूं, करा पक्का, सोच ले। अब सुनो ध्यान से देखो, अब बोल रहा है कि भाई साहब कोई तो गन थी और वो फिक्स्ड थी। ठीक है, कोई तो गन थी, मान लो इस तरह से धरती माता रही होगी, ठीक है, और यहां पर मान लो कोई भी ऐसे गन वन है, ठीक है, कोई भी ऐसे मान लो गन वन है और वो गन फिक्स्ड है, ठीक है, और उससे जो गोला निकलने वाला है वो भी फिक्स्ड है और यहां से कहीं भी r दूरी पर मान लो ये कोई टारगेट है। ठीक है, ये कोई टारगेट है, तो एक बार तो मान लो थीटा एंगल पर जाएगा तब इसको हिट करेगा, और एक बार जब 2 थीटा एंगल पर जाएगा तो इसको ऐसे हिट करेगा, 90 माइनस थीटा पर जाएगा तब हिट करेगा। एक बार तो कब हिट करेगा, थीटा एंगल पर, एक बार कब हिट करेगा, 90 माइनस थीटा एंगल पर हिट करेगा। तो टाइम पीरियड तो दोनों बार अलग अलग होने वाला है कि नहीं होने वाला, बोलो पक्की बात एकदम। अच्छा टाइम पीरियड होता कैसे है वैसे, टाइम ऑफ फ्लाइट होता क्या है, वो होता है 2u/g, माने 2u साइन थीटा और बाय जी, यही होता है ना, पक्का पक्का। सुनो इसके लिए जो टाइम आने वाला है मैं इसको t1 बोल देता हूं और इसके लिए टाइम को t2 बोल देता हूं। ठीक है, तो देखो t1 जब कैलकुलेट करेंगे तो क्या आएगा 2u साइन थीटा बाय जी, और जब t2 कैलकुलेट करेंगे वो आएगा 2u और साइन और 90 माइनस थीटा बाय जी। अब साइन 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा, अभी अभी बताया गया अपने को। तो भाई साहब t2 क्या आ जाएगा, t2 आ जाएगा 2 और u और साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा हो जाएगा, तो 2u और कॉस थीटा और डिवाइडेड बाय g। अब अपने को बोला गया है कि t1 और t2 का प्रोडक्ट बताइए साहब कितना आ रहा है, तो बता देते हैं। आ जाओ सुनो, t1 और t2 को मल्टीप्लाई कर लो, तो t1 इंटू t2 देखो कितना आया,
ये आ गया, देखो दो दूनी तो 4 आ गया। मैंने कहा ठीक है, कोई खास बात नहीं है ना, कोई दिक्कत वाली बात तो उसके अंदर नहीं है। ये रहा भाई साहब, तो ये आया 4 और साथ में यू स्क्वायर और साइन थीटा और कॉस थीटा और डिवाइडेड बाय जी, यही आ रहा है ना, पक्का पक्का। अब देख ध्यान से देख, तो T1 इंटू T2, और देखो 2 को अलग कर लेता हूं मैं और 2 को वहां अंदर मल्टीप्लाई कर दूंगा तो क्या हो जाएगा, यू स्क्वायर और साइन 2 थीटा बन जाएगा ये, है ना। 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा क्या हो जाएगा, साइन 2 थीटा और डिवाइडेड बाय जी हो जाएगा, है ना। अब ध्यान से देखो, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी क्या होता है भाई साहब, रेंज होती है ना। तो भाई साहब T1 और T2 इज इक्वल टू मल्टीप्लाई कितना आया, वो 2 और r और डिवाइडेड बाय जी। नॉर्मल सी बात भाई साहब, नॉर्मल सा सवाल है, बस कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि भाई साहब जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं ना उनके लिए रेंज सेम होती है। एक पार्टिकल को आप फेंके थीटा पर, एक पार्टिकल को आप फेंके 90 माइनस थीटा पर, तो जो रेंज हो जाएगी वो सेम हो जाएगी, इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। हाँ ना बोलो, आया नहीं आया भाई साहब, पक्का एकदम। चलो अच्छा सा इसका ले लो स्क्रीनशॉट, उसके बाद फिर मैं चर्चा को और आगे बढ़ाता हूं। आ जाओ बेटा सुनो, देखो एक और सवाल बहुत प्यारा सा तुम्हारे सामने है। देखो सवाल कब पूछा गया, जेईई मेंस में पूछा गया 2019 में। और सवाल क्या बोलता है, सवाल बोलता है कि 2 गन्स A एंड B कैन फायर बुलेट्स एट स्पीड 1 किलोमीटर पर सेकेंड एंड 2 किलोमीटर पर सेकेंड। ठीक है, मैंने कहा ठीक है, बहुत बढ़िया, है ना। फिर बोला गया कि फ्रॉम अ पॉइंट ऑन अ हॉरिजॉन्टल ग्राउंड दे आर फायर्ड इन ऑल द पॉसिबल डायरेक्शंस, द रेशियो ऑफ द मैक्सिमम एरियाज कवर्ड बाय द बुलेट ऑन द ग्राउंड बाय द 2 गन विल बी। नॉर्मल सा सवाल है ना। देख मैं एक्सप्लेन करता हूं, पहले तो तुम्हें सवाल समझाता हूं। देखो क्या है ना कि ग्राउंड पर ना 2 गन्स हैं, ठीक है। एक गन 2 किलोमीटर पर सेकंड की रफ्तार से बुलेट फायर कर सकती है और एक गन 1 किलोमीटर पर सेकंड की रफ्तार से बुलेट फायर कर सकती है। मैंने कहा अच्छा ठीक है, एक कर सकती है 2 किलोमीटर पर सेकंड से, एक कर सकती है 1 किलोमीटर पर सेकंड से। मैंने कहा ठीक है। अब क्या करा गया ना, अब गन को ग्राउंड में गाड़ दिया गया और भाई साहब चारों तरफ गोली चलाई गई, दुचक 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 ऐसे चला दी। एक बार 1 गन से चलाई, एक बार दूसरी गन से चलाई, दुचक 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 दुचक। हाँ मैंने कहा ठीक है। अब सोच करके देखो, तो जहां जहां पर भी जाकर के गोलियां गिर रही होंगी, अब वहां पूरा एक गोला बन गया। क्या बन गया, पूरा एक गोला बन गया। अब इस गोले का कुछ तो एरिया है, इस गोले का कुछ ना कुछ तो एरिया है। अब इन दोनों एरियाज का ही आपसे रेशो पूछा गया कि एक बार पहली गन फायर करी तो एरिया कुछ आया होगा, जब दूसरी गन फायर करोगे तो कुछ एरिया आएगा, उन दोनों एरियाज का रेशो बता दो। ये नॉर्मल से सवाल है। आई थिंक सवाल समझ आ गया होगा, पक्का पक्का। सवाल तुम्हारे सामने, एक बार अटेम्प्ट करके देखो। भाई साहब मैं कराता हूं, उसके बाद सवाल बहुत जानदार है ना। करो एक बार जरा, शाबाश। ना 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 ना। करा, कुछ आ रहा है आंसर, बोलो ABCD, कुछ तो आ रहा होगा। आया नहीं आया, मैच कर रहा है आंसर, मैं कराऊं। सुन मेरी बात, देख बेटा ध्यान से देख। मान लो कि ये वो पॉइंट है, ठीक है, सुनो। मान लो कि ये वो पॉइंट है जहां से आप गन चला रहे हो और चारों दिशाओं में चला रहे हो, और चारों दिशाओं में चला रहे हो, है ना। और मैंने बोला कि ये वो पॉइंट है ना, ये वो पॉइंट्स हैं जहां जहां पर जाकर के आपके जो बुलेट्स हैं वो गिर रही हैं, ठीक है। ये वो पॉइंट्स हैं जहां जहां पर जाकर के आपकी बुलेट्स जो हैं वो गिर रही हैं, है ना। आपने चलाया, यहां जाकर के गिर गई, यहां जाकर के ऐसे गिर गई। बोलो बात समझ आ रही है। तो जहां पर भी जाकर बुलेट गिर रही होगी भाई साहब, यही तो रेंज है, यही तो क्या है, उसकी रेंज है। हाँ यार, और सोच करके देख, वो रेंज ही तो यहां पर रेडियस है, वो रेंज ही तो यहां पर उस एरिया की रेडियस है। तो बेसिकली जो एरिया है ना, एरिया क्या है, पाई आर स्क्वायर, यही है ना। बोलो पक्की बात एकदम, सोच लो। तो मैंने क्या बोला, मैंने कहा जब पहली गन को चलाया ना, तो मैंने मान लो एरिया कुछ A1 आया होगा, तो क्या आया होगा, पाई R1 का स्क्वायर। जब दूसरी बार गन को चलाया ना, मैंने बोला मान लो एरिया A2 आया होगा, तो डिवाइड बाय A2 और पाई और R2 का स्क्वायर। पाई ने पाई को मार दिया। तो अगर आप A1 और A2 का रेशियो बताना चाहते हो तो आपको रेंज के स्क्वायर का रेशियो बता देना चाहिए। बोलो बात समझ आई है कि नहीं आई, पक्का पक्का सोच लो। अब ध्यान से देखो, और रेंज क्या होती है बेटा, रेंज होती है यू स्क्वायर और साइन 2 थीटा और डिवाइड बाय जी। बाकी सारी चीजें तो एकदम कांस्टेंट रखी गई दोनों गन के लिए, बस यू अलग अलग है, हाँ ना बोलना पड़ेगा। तो अपने को यहां से नजर आ रहा है कि भाई साहब जो रेंज है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू यू स्क्वायर है, जो रेंज है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू यू स्क्वायर है, हाँ ना बोलना पड़ेगा भाई साहब। तो R1 स्क्वायर
बाय R2 स्क्वायर का जो रेशियो है, बेसिकली R1 और R2 के रेशियो की बात करो तो R1 और R2 का जो रेशियो आएगा वो आएगा U1 स्क्वायर और बाय U2 स्क्वायर। बात समझ आई कि नहीं आई? तो हमें तो उसके स्क्वायर का रेशियो चाहिए, तो भाई साहब R1 का स्क्वायर और डिवाइडेड बाय R2 का स्क्वायर इज इक्वल टू U1 पावर 4 और डिवाइड बाय U2 पावर 4, और यही दोनों के एरिया के रेशियो के बराबर है। इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं। देख हो गया सॉल्व भाई साहब, बचा ही नहीं कुछ उसके अंदर। U1 तो दिया हुआ था, U1 कितना दिया था 1 किलोमीटर पर सेकेंड। अरे U2 दिया हुआ था, कितना दिया हुआ था U2? वो दिया गया था 2 किलोमीटर पर सेकेंड। चलो आ जाओ रेशियो निकाल दो इसका। तो रेशियो क्या आ गया? U1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर तो 1 ही आएगा, पावर 4 भी 1 ही आएगी, 2 पावर 4, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16। भाई साहब ये रेशियो आ गया 1:16। कितना आ गया? 1:16। बोलो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा था? सोचो सोचो सोचो, कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है? ऑप्शन मैच कर रहा है बी नंबर, है ना, 1:16। और इस तरह के सवाल होते हैं, ये कोई खास सवाल नहीं है भाई साहब, नॉर्मल सवाल में काउंट होते हैं। बोलो कर सकते हो ना? और देखो सवाल कब पूछा गया था? सवाल पूछा गया था मेंस 2019 में, है ना। क्या आसान सा सवाल है। अगर बेसिक सी जानकारी हो, थोड़ी सी इमेजिनेशन बनती हो, कंसेप्ट क्लियर हो, तो सवाल सॉल्व करे जा सकते हैं, कोई खास बात नहीं। कर सकते हो ना? पक्का पक्का। चलो अच्छा सा इसका स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद फिर मैं चर्चा को और आगे बढ़ाता हूं। आओ बेटा सुनो, देखो एक और बहुत बढ़िया सा सवाल तुम्हारे सामने। सवाल पूछा गया 2019 मेंस में, और सवाल क्या है सुनो। बोला गया कि द पोजीशन वेक्टर ऑफ अ पार्टिकल चेंजेस विद टाइम अकॉर्डिंग टू द रिलेशन, जो आपको दिया गया सामने है, आपको आर वेक्टर दिया गया है ना, 15t² i कैप और 4 - 20t² j कैप, ठीक है। बोला गया कि व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द एक्सेलरेशन एट t = 1 सेकेंड। नॉर्मल सा सवाल है, करो करो करो, शाबाश। ये सवाल तुमसे होना चाहिए यार, नहीं तो मैं तो करा ही दूंगा। करो करो करो। अगर मैं बता दूं मेरे दिल में क्या है, सवाल करो, कहीं मुझसे दामन चुरा तो न लोगे। क्या होता है वो? चुरा तो न लोगे, वो छुड़ा तो न लोगे, क्या होता है? खैर अपने क्या फर्क पड़ता है। करो सवाल करो भाई साहब, मैं लिख लेता हूं डेटा। क्या बोला गया कि आर वेक्टर है ना, एज अ फंक्शन ऑफ टाइम t कितना है? 15t² i कैप प्लस 4 - 20t² और साथ में j कैप, और एक्सेलरेशन पूछा गया, मैग्नीट्यूड पूछा गया एट t = 1 सेकेंड। सही कर लिया ना? चलो करो करो करो, शाबाश। अगर मैं बता दूं मेरे दिल में क्या है। करा तुमने? मैं कराऊं? आ जाओ सुनो, देखो ध्यान से देखो। अपने को पूछा गया है बेटा एक्सेलरेशन, है ना, और अपने को दिया गया है पोजीशन वेक्टर। तो पोजीशन वेक्टर से एक्सेलरेशन में जाने के लिए पहले वेलोसिटी में आना पड़ेगा, है कि नहीं यार? सुनो, मैं जानता हूं ना कि जो वेलोसिटी वेक्टर होता है वो ये होता है dr वेक्टर बाय dt, है ना। मतलब पोजीशन वेक्टर को अगर आप डिफरेंशिएट कर दें विद रिस्पेक्ट टू टाइम t, तो जो आपको मिलेगी वो कहलाती है वेलोसिटी, वो कहलाती है वेलोसिटी। आई होप हमें बात समझ आ गई होगी, है ना। ज्यादा अच्छा बोलूं तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, ठीक है। चलो आ जाओ इसे डिफरेंशिएट कर लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 15t², कितना हो जाएगा? 30t और साथ में i कैप प्लस 4 का तो 0 हो जाएगा, और ये हो जाएगा माइनस का 40 और साथ में t और साथ में j कैप। ये आ गई इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अब यहां से एक्सेलरेशन में घुसा जा सकता है, कैसे? सुनो, मैं ये बात जानता हूं ना कि एक्सेलरेशन किसके बराबर होता है? dv/dt, है ना। वेलोसिटी वेक्टर को अगर आप टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा? एक्सेलरेशन मिल जाएगा। इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है भाई साहब। आ जाओ सुनो, डिफरेंशिएट करो। तो 30t का डिफरेंशिएशन कितना आया? 30i कैप माइनस 40t का 40j कैप। इसमें कोई परेशानी नहीं है भाई साहब। आ जाओ एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड निकाल लो। तो एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड कितना आएगा? √30 का स्क्वायर 900 प्लस -40 का स्क्वायर कितना आया? 1600। सामने कितना हुआ? √2500, मतलब कितना हो गया? 50 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है भाई साहब। बोलो बात समझ आई कि नहीं आई? देखो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है? A B C D। भाई साहब ए ऑप्शन ही मैच कर गया है, तो बात समझ आ गई होगी ना? पक्का 100%। चलो अच्छा सा स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद मैं चर्चा को और आगे बढ़ाता हूं। देखो एक और बहुत सिंपल सा सवाल है जो 1984 में जेई में पूछा गया। देखो क्या सवाल है, देखो तुम्हारे सामने है, ट्रू और फॉल्स बताना है तुमको। बस क्या सवाल बोला गया है कि अ प्रोजेक्टाइल फायर्ड फ्रॉम द ग्राउंड
फॉलोज अ पैराबोलिक पाथ, हाँ बिल्कुल पैराबोलिक पाथ फॉलो करता है। बोला गया कि द स्पीड ऑफ द प्रोजेक्टाइल इज मिनिमम एट द टॉप ऑफ इट्स पॉइंट, टॉप ऑफ इट्स पाथ। बोलो ट्रू है कि फॉल्स है? बोला कि स्पीड जो होती है ना वो मिनिमम होती है ऊपर टॉप मोस्ट पॉइंट पर। बोलो 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 बोलो, मिनिमम है क्या मैक्सिमम है? मतलब सही बोल रहा है कि ट्रू बोल रहा है? मतलब सही बोल रहा है कि ट्रू बोल रहा है या मिनिमम फॉल्स बोल रहा है? बोलो सही स्टेटमेंट है कि फॉल्स स्टेटमेंट है? हाँ बिल्कुल सही है यार, है ना। जो टॉप मोस्ट पॉइंट होता है, टॉप मोस्ट पॉइंट पर देखो y कंपोनेंट तो पूरा 0 हो चुका होता है ना, सिर्फ x कंपोनेंट बचता है जिसकी वजह से पार्टिकल बस आगे बढ़ पाता है। u cos थीटा वो मिनिमम वेलोसिटी वाला पॉइंट होता है पार्टिकल का। यार हाँ ना बोलना पड़ेगा, वो कौन सा होता है? मिनिमम वेलोसिटी वाला पॉइंट होता है। इसके अलावा तो पार्टिकल की वेलोसिटी ज्यादा ही होती है ना। जब नीचे से ऊपर उठता है तो धीरे धीरे उसकी रफ्तार घटती चली जाती है, घटती चली जाती है, और जब टॉप मोस्ट पॉइंट पर पहुंचता है तो उसकी रफ्तार मिनिमम होती है, और होती भी किस डायरेक्शन में है? सिर्फ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में होती है, u cos थीटा होती है, वर्टिकल वाली तो कुछ भी नहीं होती। और जैसे जैसे नीचे आता है तो वापस से ग्रेविटी के प्रभाव में वो एक्सेलरेट होने लगता है, और एक्सेलरेट होगा तो रफ्तार उसकी धीरे धीरे बढ़ती चली जाएगी, और बढ़ते जिस रफ्तार से भाई साहब उसको प्रोजेक्ट किया था उसी रफ्तार से आकर के जमीन को हिट भी करता है। इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। तो मिनिमम वेलोसिटी कहां पर होती है? उसकी मिनिमम वेलोसिटी होती है बिल्कुल टॉप मोस्ट पॉइंट पर, जब वो एचमैक्स पर पहुंच चुका होता है। हाँ ना बोलो भाई साहब, बात समझ आई? पक्का? चलो ये तो फालतू सा सवाल था, अब थोड़ा सही सवाल करते हैं। देखो एक अच्छा सा सवाल देखो तुम्हारी स्क्रीन पर देखो मौजूद है ना। क्या सवाल बोला गया है कि द पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल एज अ फंक्शन ऑफ टाइम टी इज गिवन एज, ऐसे दे दिया आपने को, पोजीशन दे दी उसकी। फिर बोल रहा है कि वेयर ए बी सी आर कांस्टेंट, हाँ ए बी सी कांस्टेंट है, ठीक है। फिर बोला कि व्हेन द पार्टिकल अटेन्स जीरो एक्सेलरेशन, व्हेन द पार्टिकल अटेन्स जीरो एक्सेलरेशन देन इट्स वेलोसिटी विल बी। अब वेलोसिटी बतानी है उसकी। बहुत आसान सवाल, एकदम आसान सवाल, करके देखो, देखो मजा आ जाएगा। तब तक देखो मैं इसको नोट कर लेता हूं, तुम लोग इसे अटेम्प्ट करो, तब तक मैं इसे नोट कर लेता हूं। क्या सवाल है? देखो सवाल यह है कि पोजीशन दी गई है, तुम्हारे तो सामने ही है ना, कर लो तुम लोग। तो क्या दिया गया है? AT प्लस BT स्क्वायर और माइनस CT क्यूब। वेलोसिटी बतानी है कब? जब एक्सेलरेशन 0 हो गया हो। बस नॉर्मल सा सवाल है, मिलके करेंगे। आई होप अभी तक तो कई बच्चे तो कर भी चुके होंगे भाई साहब, कर चुके हैं ना? मैं कराऊं? आओ देखो जरा ध्यान से देखो। तो बेटा अगर अपने पास, अगर पोजीशन वेक्टर उसका इस प्रकार से, मतलब अगर अपने पास उसका जो पोजीशन कोऑर्डिनेट है वो ऐसा है, तो वेलोसिटी निकालनी तो बिल्कुल आसान है। क्या हो जाएगी वो हो जाएगी dx by dt, dx by dt। देखो डिफरेंशिएट करो तो ये हो जाएगा a प्लस ये हो जाएगा 2bt, और ये हो जाएगा माइनस का 3ct स्क्वायर, माइनस का 3 और ct स्क्वायर, है ना। ये है इसकी वेलोसिटी, ये है इसकी वेलोसिटी। मैंने कहा बहुत बढ़िया, परंतु अपने को ये नहीं बतानी, अपने को वेलोसिटी तब बतानी जब एक्सेलरेशन 0 हो जाए। एक्सेलरेशन निकालना पड़ेगा उसके लिए। एक्सेलरेशन क्या होता है? वो होता है dv by dt, वो होता है dv by dt। देखो कैलकुलेट करो उसको, ये तो 0 हो गया, ये हो गया 2b, ये हो गया 2b, और माइनस का देखो क्या हो जाएगा 6ct, माइनस का 6ct, और एक्सेलरेशन को 0 करना है। बोल रहे एक्सेलरेशन जब 0 हो जाए उस समय रफ्तार बताओ, तो एक्सेलरेशन को 0 कर दो ना। तो 0 करा तो देखो ध्यान से देखो, तो 2b इज इक्वल टू 6ct, 2 1 कम 2, 2 3 6, तो भाई साहब t की वैल्यू क्या आ गई? t की वैल्यू आ गई b by 3c, t की वैल्यू आ गई b by 3c, है ना। अब इस सवाल को मुझे हटाना पड़ेगा यहां से, सुनो आ जाओ। तो t की वैल्यू आ गई b by 3c। अब t की वैल्यू को b by 3c को ऊपर पुट कर दो तो वेलोसिटी आ जाएगी, है कि नहीं? चलो वेलोसिटी व्हेन एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 0, देखो कितना आया? ये आया a प्लस 2b मल्टीप्लाइड बाय t कितना है? b by 3c, b by 3c, बहुत बढ़िया सा, और माइनस 3c और t स्क्वायर माने b स्क्वायर डिवाइड बाय 9c स्क्वायर। आई होप हमें बात समझ आ गई होगी, है ना। ध्यान से देखो, तो वेलोसिटी व्हेन एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 0 कितना आया? a प्लस, देखो ध्यान से देखो, तो ये आया 2 और b स्क्वायर और डिवाइड बाय 3c, और माइनस देखो 3 ने 3 को थोड़ा सा मारा, c ने c को थोड़ा सा मारा, तो कितना आया? ये आया b स्क्वायर और डिवाइडेड बाय 3c, b स्क्वायर डिवाइड बाय 3c। मैंने कहा ठीक है, कोई खास बात नहीं इसके अंदर। तो क्या आ गया? देखो वेलोसिटी क्या आ गई? वेलोसिटी आ गई a प्लस, देखो b स्क्वायर बाय 3c कॉमन आ गया, 2 माइनस 1 खत्म हो गया, तो वेलोसिटी कितनी आ गई? a प्लस b स्क्वायर बाय 3c। दिस विल बी द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल when the acceleration becomes 0। देखो कौन सा ऑप्शन मैच करता है, देखो ढूंढो कौन सा मैच करा भाई साहब? सी ऑप्शन मैच कर गया, है ना। वेलोसिटी इज इक्वल टू a प्लस b स्क्वायर बाय 3c, सी ऑप्शन मैच कर जाएगा। बोलो बात समझ आई कि नहीं आई? पक्का पक्का?
आसान सवाल होते हैं, इनमें कोई खास परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है भाई साहब। आई होप हमें बात समझ आ गई होगी, है ना। देखो आज की चर्चा को मैं यहीं पे वाइंड अप कर रहा हूं। सवाल कराने को तो सवाल तो बहुत सारे कराए जा सकते हैं और मैं कराऊंगा भी। अभी तो प्रोजेक्टाइल की शुरुआत हुई है, अभी तो भाई साहब कम से कम 3 से 4 वीडियोस आनी बाकी हैं, तो बहुत सारे सवाल भाई साहब, सवालों की लाइन लगा दूंगा मैं एकदम, है ना। बोला था पहले कि शुरू करूंगा बिल्कुल जीरो से और जाकर के छोड़ूंगा जेई एडवांस पर। एक भी कंसेप्ट थोड़ा सा भी जो पेड कोचिंग्स में बताया जाता है भाई साहब, ना दबाऊंगा ना छुपाऊंगा, कुछ भी नहीं भाई साहब, एकदम खुला भाई साहब। बोलो बात समझ आ रही है? पक्का पक्का यहां तक आए हो तो वीडियो तो समझ आई होगी ना, लेक्चर समझ आया होगा, सवाल समझ आए होंगे अच्छे से, और सवाल समझ आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करके जाना। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई साहब चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ज्यादातर लोग ऐसे आते हैं, वीडियो देखते हैं, भग जाते हैं, चैनल को सब्सक्राइब ही नहीं करते भाई साहब, तो चैनल की रीच कैसे बढ़ेगी? और जिन बच्चों को सही में इस चीज की जरूरत है उन तक कैसे पहुंचूंगा मैं? आप ही लोग तो पहुंचाओगे। मैंने मेरा काम कर दिया, अब जिम्मेदारी आपकी है भाई साहब, ठीक है। चलो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करके जाना, नीचे कमेंट करके मुझे बताना कैसा लगा, और अपन लोग मिलते हैं फिर किसी अलग वीडियो में। बाय बाय, टाटा।